करेंगे, ठीक है। तो जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर्स वन आफ्टर अनदर इस तरह लगे होंगे। लेट सपोज कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, ठीक है। ये एक के बाद एक कनेक्टेड हैं। तो ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। और अगर इनको किसी वर्चुअल, लेट सपोज कि हमने इसे एक वर्चुअल बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल कितना है V, इस बैटरी ने कितना चार्ज सेंड किया इस पूरे सिस्टम में, Q चार्ज सेंड किया। तो जितना चार्ज इससे पास होगा उतना ही चार्ज इससे पास होगा, उतना ही चार्ज इससे पास होगा, और वो चार्ज वापस लौट के कहाँ जाएगा, बैटरी में ठीक है। तो इस केस में जब कैपेसिटर सीरीज में ऐड होते हैं तब सारे कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जब कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होता है, सारे कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा और सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। पोटेंशियल अगर हम लोग पहले वाले कैपेसिटर का देखें तो कितना होगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू CV, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। इससे अगर हम लोग सबका पोटेंशियल अलग अलग निकालें तो कितना होगा, पहले वाले का पोटेंशियल V1 कितना आएगा, वो आएगा Q अपॉन C1, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालें तो कितना आएगा, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, और अगर तीसरे वाले का निकालें तो कितना आएगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, ठीक है। तो और अगर हम इनको पुट करें तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बनती है कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। अभी तो ये हमारे पास 3 ही कैपेसिटर हैं, 3 से ज़्यादा फॉर एनी n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, में इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कैपेसिटर सीरीज़ में होंगे 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो सारे कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा और दूसरा हर कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग होगा और सबके पोटेंशियल का सम किसके बराबर होगा, बैटरी या सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होगा। जब इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये किसी भी n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में हो तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड होंगे, इस तरीके से कि हर कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर, तीसरे कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के एक प्लेट के साथ कनेक्ट होगा और उनकी दूसरे प्लेट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, लाइक दिस, ठीक है। इस कैपेसिटर का जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसकी एक प्लेट ये वाली, ठीक है, ये वाली प्लेट, और इस कैपेसिटर लेट सपोज इसका कैपेसिटेंस कितना है C2, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है C2 इसकी एक प्लेट, और ये जो कैपेसिटर है लेट सपोज इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस है C3 और इसकी ये प्लेट, ये आपस में एक साथ कनेक्टेड हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। सिमिलरली इसी कैपेसिटर का दूसरी प्लेट, इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट और इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ठीक है, वो आपस में इस एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। तब हम बोलेंगे कि ये कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में क्योंकि जो कैपेसिटर्स है उनकी एक प्लेट एक पॉइंट पर एक साथ कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट पर एक साथ कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे ये कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर हम इनको एक वर्चुअल बैटरी से अटैच कर दें जिसका पोटेंशियल कितना है, V है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि बैटरी ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया है इस पूरे सर्किट में, लेट सपोज कि इसने Q चार्ज प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जो चार्ज यहाँ पर आएगा उसको वापस कहाँ पर जाना है, बैटरी में वापस जाना है। तो चार्ज यहाँ पर आएगा, बैटरी में जाने को उसे 3 रास्ते मिलेंगे, तो वो स्प्लिट हो जाएगा, चार्ज स्प्लिट हो जाएगा। और लेट सपोज ये पूरा चार्ज Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है, तो क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है, लेट सपोज इसमें कितना चार्ज जाता है Q1, इसमें कितना चार्ज जाता है Q2, और इस वाले पाथ में कितना चार्ज जाता है Q3
तो इस वाले पाथ में कितना चार्ज गया, Q1 इस वाले पाथ में कितना चार्ज गया, Q2 इस वाले पाथ में कितना चार्ज गया, Q3। ये तीनों चार्ज कहाँ से आए, तीनों चार्ज इनिशियल चार्ज Q से आए। तो वी कैन राइट टोटल चार्ज Q इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी बात क्लास 10th में आप लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने रजिस्टर्स का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो, उनके पोटेंशियल सेम होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल है, ठीक है। इसका भी पोटेंशियल कितना है V, इसका भी पोटेंशियल कितना है V, इसका भी पोटेंशियल कितना है V। यानी जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो उनका पोटेंशियल सेम होगा। जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे उनका पोटेंशियल कितना क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे बड़ी बात, पोटेंशियल हर कैपेसिटर का कैसा होगा, सेम। और वो किसके बराबर होगा, वो सोर्स या बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। सब पर क्या अलग अलग है, यू कैन सी वेरी इजीली कि सब पर चार्ज अलग अलग है, ठीक है ना। इस वाले पर चार्ज कितना है Q1, इस पर चार्ज कितना है Q2, इस पर चार्ज कितना है Q3, ठीक। अगर हम इस पूरे सिस्टम को हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना चाहें, ठीक है, जिसको हम इस बैटरी V से कनेक्ट कर देंगे, जिसका पोटेंशियल V है, और ये सेम चार्ज Q अगर सेंड करे सिस्टम में, लेट सपोज इसका कैपेसिटेंस कितना है C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और सेम फॉर्मूला अगर हम इन सब पे अप्लाई करें, जहाँ पर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो रिजल्ट हमारे पास आता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये तो सिर्फ 3 कैपेसिटर्स हमने लिए हैं, तो ये किसी भी n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। तो 2 बातें याद रखनी है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होगा आपस में, और वो किसके बराबर होगा, सोर्स या बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। और सब पर चार्ज कैसा होगा, अलग अलग। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अब देखो याद कैसे रखेंगे सबसे ईजिली हम लोगों के लिए क्या पड़ता है, रजिस्टर की सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, क्लास 10th में हम इसको पढ़ लेते हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि कैपेसिटर के सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो रजिस्टर के पैरेलल के फॉर्मूले जैसा है। रजिस्टर के पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो इसी तरीके से अगर कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होंगे तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। और सिमिलरली रजिस्टर के सीरीज़ का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर रजिस्टर सीरीज़ में हो तो जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं और वो इक्विवेलेंट रजिस्टर के बराबर हो जाता है। सिमिलरली जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उन सबके कैपेसिटेंस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाता है। इस तरह याद रखेंगे, जो सीरीज़ का फॉर्मूला है रजिस्टर का वो कैपेसिटर के पैरेलल के फॉर्मूले के जैसा है, और जो रजिस्टर के पैरेलल का फॉर्मूला है वो कैपेसिटर के सीरीज़ के फॉर्मूले जैसा है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये कंडीशन याद रखनी कि पैरेलल में क्या चीज़ सेम होता है और सीरीज़ में क्या चीज़ सेम होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमारे पास ये सर्किट है जिसमें कैपेसिटर्स इस तरह लगे हुए हैं। ये है हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, ये 5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस, ये 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस, और ये 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस। इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। हमें बताना है, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमें बताना है कि इस 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। हमें बताना है चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो याद करिए, अगर आप इसको अप्रोच नहीं कर पा रहे तो याद करिए जब हमारे पास रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, ओम्स लॉ। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, नेट करंट कितनी सर्किट ने प्रोवाइड की, और उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे ओम्स लॉ की जगह फॉर्मूला क्या याद रखना है हमको, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक।
तो चलो भाई अब हम लोग सबसे पहले निकाल लें इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, इसके लिए देखो क्या करें, जैसे हम लोग रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, करंट से पहचानते थे ना कि कैपेसिटर रजिस्टर सीरीज़ में है कि पैरेलल में, उसी तरह हम लोग यहाँ पे चार्ज से पहचानेंगे कि कैपेसिटर सीरीज़ में है पैरेलल में। लेट सपोज इस पूरे सिस्टम को इस बैटरी ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया, क्यू। वो क्यू चार्ज कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसे वापस कहाँ जाना है, बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल पर आना है, ठीक है, और बैटरी में वापस जाना है तो इसको बैटरी तक जाने के लिए कितने पाथ मिले, 2 पाथ मिले। एक पाथ ये वाला मिला, एक पाथ ये वाला मिला। इसका मतलब इस पाथ और इस पाथ में लगे हुए कैपेसिटर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आके चार्ज स्प्लिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया Q1 लेट सपोज, यहाँ पर कितना हो गया Q2। जैसे ही चार्ज किन्हीं पाथ पर आकर के स्प्लिट हो जाएगा, इसका मतलब वो पाथ आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में। वो 2 पाथ भी हो सकते हैं पैरेलल में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं। ठीक है, इन 2 पाथ पर आकर के क्योंकि चार्ज स्प्लिट हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पाथ आपस में पैरेलल हैं, इनमें लगे हुए कैपेसिटर्स कैसे होंगे, पैरेलल में। ठीक है भाई, चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है कैपेसिटर्स के पैरेलल का, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हर पैरेलल पाथ में सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर किसी तरह बन जाए, क्योंकि उसे यूज़ करना हमारे लिए बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, तो इस वाले पाथ में आप देखिए, इस वाले पाथ में सिर्फ और सिर्फ ये 3 माइक्रोफैरड का हमारे पास कैपेसिटर है। बढ़िया बात है, क्योंकि इस पाथ में केवल एक हमारे पास कैपेसिटर और यही हमें चाहिए। हर पैरेलल पाथ में सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर होना चाहिए। ठीक है, इस वाले पाथ में देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा नहीं, यहाँ पर देखो एक 4 माइक्रोफैरड का, इसके बाद 1 है, इसके बाद 5 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे Q1 आया, Q1 यहाँ पर आया, Q1 यहाँ से पास हुआ, यहाँ पर आया। जैसे ही यहाँ पर अगेन Q1 आया, तो आप देखेंगे कि Q1 को यहाँ तक आने के लिए फिर से स्प्लिट होना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों पाथ भी पैरेलल में है। इसके बाद चार्ज यहाँ पर आएगा, ये चार्ज Q1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा कौन सा, Q2, क्योंकि इस पाथ में कितना चार्ज जा रहा था, Q2। वो चार्ज Q2 यहाँ पर आया और दोनों चार्ज मिल करके कितना बन जाएंगे, Q बन जाएंगे, और वापस बैटरी में चला जाएगा। तो कहाँ पर चार्ज लास्ट बार डिवाइड हो रहा है, इन दोनों पाथ के अक्रॉस लास्ट बार डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों पाथ को देख लेते हैं, क्योंकि दोनों पाथ पैरेलल में है, इनमें लगे हुए रेजिस्टर्स कैपेसिटर कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो चलो सबसे पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्विवेलेंट। ठीक है, वो कितना होगा, सबको हम लोग बोल दिए C1, इसको बोल देते हैं लेट सपोज, थोड़ा सा सही रहेगा, इसको बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं हम लोग C2, इसको बोल देते हैं C3, इसको बोल देते हैं C4। ठीक है, C4। चलो भाई, अब C इक्विवेलेंट किसका निकाल लें, केवल इन दोनों का। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला जो हम लोग रजिस्टर के सीरीज़ में यूज़ किया करते हैं। क्या करते हैं, R1 + R2 + R3। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, C1 + C2 + C3, मतलब जितने नंबर ऑफ रजिस्टर कैपेसिटर्स पैरेलल में उनको ऐड कर दो। कितने हैं, केवल 2 हैं। पहला वाला कितना है, C3 है, दूसरा वाला कितना है, C4 है। ऐड कर दो भैया, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, और दूसरा कितना आ रहा है, 5 माइक्रोफैरड। टोटल कितना हो गया C इक्विवेलेंट, ये हो गया तुम्हारे पास 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरड। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा, ख़त्म कर देते हैं इनकी कहानी। चलो भाई, हटा दिए इसको, ख़त्म। ठीक, इसके बाद ये इनकी जगह क्या लगा दें हम लोग, 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दें, 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए फिर से इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं और इसे अभी बोल देते हैं C इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट बोल देते हैं। ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर देखो जो चार्ज Q1 आ रहा है वो किससे पास हो रहा है, इससे। उसके बाद यही सेम चार्ज किससे पास हो रहा है, 6 माइक्रोफैरड से, और ये वापस चला आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस ऊपर वाले सर्किट में, क्योंकि ये पैरेलल पाथ है, इसमें 2 रजिस्टर है, किसी तरह इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना एक में। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज Q है, सेम चार्ज Q पास हो रहा है। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में कैपेसिटर से सेम चार्ज पास करता है। ठीक है, तो 4 और 6 क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रजिस्टर के पैरेलल का। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और उसमें सिर्फ 2 ही रजिस्टर होते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है कि अगर रजिस्टर पैरेलल में होते हैं सिर्फ 2 रजिस्टर, तो उनके पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, 2 रजिस्टर जो पैरेलल में है, दैट इज़ R1 और R2,
उनका पहले क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, नीचे क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैपेसिटर के साथ भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर दो कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज़ में है, तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा सी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सी इक्विवेलेंट लिख चुके हैं तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पर डैश लिख देते हैं, वो कितना होगा, दोनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट अपॉन सम, दैट इज C1 इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन C1 प्लस सी इक्विवेलेंट। ठीक है, C1 कितना है, C1 है 4 माइक्रोफैरड, अभी माइक्रोफैरड बाद में ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे, और यह हो गया 6, और नीचे कितना है 6 + 4। ठीक है, तो ये आ जाता है 2.4। तो जो C इक्विवेलेंट डैश आ गया वो आ गया 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया। चलो भाई इनको भी हटा देते हैं। ठीक है, इनको भी हटा दिया हम लोगों ने, और इसकी जगह अब हम लोग कितना कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे, ओनली 2.4 माइक्रोफैरड, 2.4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे। अब देखिए कहानी बहुत सिंपल होगी हमारे लिए। अब हमारे पास दोनों ही पैरेलल पाथ में एक कैपेसिटर है, तो अब हम इन दोनों को पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, तो सी नेट कितना आ रहा है हमारे पास। पैरेलल में क्या करते हैं, जो रेजिस्टर का सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो उठा के यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों कैपेसिटेंस का क्या करते हैं, सम। ठीक है, पहला वाला ये कितना है, ये है 2.4, नीचे वाला कितना है 3, दोनों का सम कर दो कितना आ जाता है 3, और ये 5.4 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, 5.4 माइक्रोफैरड, ये इस पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस है। इसका मतलब अगर मुझे पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस पता चल गया है, तो अब ये देख लें कि इस बैटरी ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया है सिस्टम को। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, तो कितना चार्ज प्रोवाइड किया है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q = C नेट इंटू V। ठीक है, तो कितना आ गया, C नेट कितना है 5.4 माइक्रोफैरड और V कितना है 10, तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, 54 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो इतना चार्ज सर्किट में प्रोवाइड किया है बैटरी ने। अब जैसे ही बैटरी ने Q चार्ज दिया, ठीक है ना, वो चार्ज यहाँ पर Q1 गया, यहाँ पर कितना गया Q2। अब देखिए 3 माइक्रोफैरड का, इस 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस का चार्ज निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है। क्यों, क्योंकि ये इस बैटरी के साथ और इस कैपेसिटर के इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल वही होगा जो इस बैटरी का पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है बैटरी का, 10 वोल्ट, तो इसका भी कितना होगा 10 वोल्ट। ओके, तो 3 माइक्रोफैरड की बैटरी का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। हमें इसका चार्ज निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। हमें किसका निकालना, हमें 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। तो इस पर अगर निकाल लेंगे तो जो टोटल है उससे हमें पता चल जाएगा इसको कितना मिला है, बाकी बचा ऊपर वाले को मिला, फिर ऊपर वाले को भी डिस्कस कर लेंगे, ऊपर वाले पार्ट को भी। ठीक है, ये देख लेते हैं कि 3 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला है। तो देखते हैं, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कितना होगा, Q = CV। ठीक है, इसका कितना कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, तो 3 माइक्रोफैरड, और इसका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि ये पैरेलल में है तो 10 होगा, तो कितना आ गया 30 माइक्रो कूलाम। ये आ गया चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है, इतना चार्ज आ गया, यानी इस पर कितना चार्ज आ गया 30 माइक्रो कूलाम का। टोटल कितना था, टोटल था देखो हमारे पास 54, टोटल 54 था। इसको कितना मिल गया, इसको मिल गया 30, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 24। तो 24 ऊपर की तरफ आ रहा है माइक्रो कूलाम का चार्ज। ठीक है, और याद करिए यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था हमारे पास, यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम वो इनिशियल वाला बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर बना हुआ था हमारे पास एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, फिर यहाँ पर ऊपर बना हुआ था हमारे पास 5 माइक्रोफैरड का, ये है 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये है 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है, और ये हमारे पास 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है, अब आप इजीली बता सकते हैं कि चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कितना है। ठीक है, जितना आया था उसमें से 30 माइक्रोफैरड तो यहाँ चला गया, कितना आ रहा था देखिए 54 माइक्रोफैरड आ रहा था, तो बचा कितना, बचा 24, ये गया
किसमें सबसे पहले 4 माइक्रोफैरेड में, फिर वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि आगे का पार्ट हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ ये पूछा कि 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। तो हम निकाल सकते हैं कितना आ गया वो 54 माइनस 30 माइक्रोकूलाम, कितना आ गया 24 माइक्रोकूलाम, इतना चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितना क्या लिखा है, फैरेड है ना, इसको हटा देते, ये कूलाम है, ठीक है। तो ये तो कूलाम था ना, माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो जो हमें निकालना था चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, वो कितना आ गया 24 माइक्रोकूलाम, एंड इट इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का है। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है। इनिशियली क्या था, इनिशियली हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था के, ठीक है, जो मीडियम अंदर फील्ड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, लेट सपोज सी है। अब हमने क्या किया है कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को हटा करके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने 4 अलग अलग प्रकार के मीडियम्स यूज़ किए हैं, ठीक है। लेट सपोज इसका एरिया कितना है ए, इसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, ठीक। कैसे हमने स्प्लिट करा है, या क्वेश्चन में दे रखा कैसे स्प्लिट हुआ है, तो इस वाले पार्ट में ये कितना एरिया है a/3, ये एरिया कितना है a/3, इसमें k1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है, इस A3 एरिया पर कितना है K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है, और इस बचे हुए रेस्ट A/3 एरिया पर K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम रखा हुआ है, ठीक है, मीडियम फील्ड है। और इस रेस्ट हाफ पर, रेस्ट हाफ किसको बोल रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी d, तो ये d/2 की कहानी है, इतनी लेंथ कितनी है d/2, और ये बचा हुआ कितना है, ये भी है d/2, ठीक है। तो इस आधे d/2 में, या हाफ आधे d/2 नहीं, मतलब d/2 में हमारे पास 3 मीडियम्स अलग अलग हैं जो A/3 एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, इसका K2, इसका K3, और इस बचे वाले d/2 के पूरे एरिया A पर हमारे पास एक चौथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 का मीडियम है। हमें बताना है कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K कितना होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई इस पूरे K1 K2 K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को हटा दें और सिंपल एक मीडियम यूज़ करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, क्यों तो K हो, तो इसका मतलब ये है कि K की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है हमको। चलो भाई कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लें। इसका तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम फील्ड है, तो इसका कैपेसिटेंस आपको याद होगा कितना होता है, ये होता है K टाइम्स ऑफ एरिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक, ये तो आ गया, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। चलिए भाई, और एक बात और, हमने मीडियम्स को रिप्लेस कर तो दिया है बट कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं करना है हमको, तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा, सी ही होगा। तो चलो भाई पहले हम लोग ये निकाल लें कि ये जो मीडियम्स हम लोग ने अलग अलग फील्ड किए हैं इसकी वजह से ये कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं। अब इस वाले पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, बस हमको ये रिज़ल्ट याद रखना है कि हम लोगों ने रिज़ल्ट यहाँ पे क्या देखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये कैपेसिटर हमने जो बेसिकली कैपेसिटर पढ़ रखे हैं अपनी बुक में, जो हमारे पास क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं या जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, वो कैपेसिटर कुछ ऐसे रखे होते हैं। ये कैपेसिटर हॉरिजॉन्टल इस तरह रखा है, ये वर्टिकल ऐसे होता है और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो कैपेसिटर ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग अज्यूम ये करें कि जैसे ही यहाँ पर कोई चार्ज आएगा, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर कोई चार्ज Q आया, उसको कहाँ आना है, यहाँ पर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से बाहर जाना है, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ आएगा इस पॉइंट पर, उसको यहाँ पर आना है,
तो उसको आने के लिए अब कितने रास्ते मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे उसके पास ऑप्शन ये है कि वो इस K1 वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास हो जाए, इस K2 वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से पास हो जाए, इस K3 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से पास हो जाए। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पर आकर के उसके पास, क्योंकि उसे ऑप्शन मिल रहा है, उसे 3 अलग अलग पास मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चार्ज यहाँ पर आके स्प्लिट हो जाएगा। और जैसे ही वो स्प्लिट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना कैपेसिटर के, ये किस तरह वर्क करेंगे या बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक कैपेसिटर्स इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं कैपेसिटर के, इनके थ्रू चार्जेस को ऑप्शन मिल रहा है कि वो इनके थ्रू स्प्लिट होकर के जा सकते हैं। और चार्जेस जहाँ पर स्प्लिट होते हैं, जिस पाथ के अलोंग या अक्रॉस स्प्लिट होते हैं, वो कैसे होते हैं? पैरेलल पास होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर कैसे ये तीनों कैपेसिटर कैसे बिहेव करेंगे और ये आपस में कैसे लगे हुए हैं? पैरेलली लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका एरिया A/3 है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, फिर इनको हम क्या करेंगे? पैरेलली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो K1 वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेट सपोज कितना है? C1। तो वो कितना होगा? C1 हम लोग ने क्या पढ़ा है? हम लोग ने पढ़ा है K। ठीक है, फॉर्मूला में ऊपर लिख देता हूँ, C = KA∈0/D। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। पैरेलल प्लेट जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड हो, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1 है। एरिया कितना है? तो कितने एरिया में फील्ड है? तो केवल इतने एरिया में फील्ड है, A/3। तो यहाँ पर लिख देंगे A/3। ठीक है, एप्सिलॉन0 तो क्योंकि परमिटिविटी ऑफ एयर है, फ्री स्पेस है, वो तो चेंज नहीं होगी, तो एप्सिलॉन0। और यहाँ पर D कितने लेंथ में है? तो D/2 पे है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? D/2। ठीक है, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो C1 कितना बनेगा? C1 बनेगा 2/3 A∈0/D। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए सिमिलर केस किसके लिए होगा? K2 के लिए भी होगा, सिमिलर केस K3 के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का ही एरिया सेम है और डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स के बीच में? D/2 सेम है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली C2 कितना होगा? वो भी इतना ही होगा, 2/3। ठीक है, यहाँ पर K छूट गया है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं K1। ठीक है, 2/3 यहाँ पर लिख देते हैं K2 A∈0 लिख देते हैं D। और इसी तरह C3 कितना हो जाएगा? C3 हो जाएगा 2/3 K3 A∈0/D। ठीक है, तो इन तीनों का ही हमें अलग अलग, तीनों का मतलब इसका एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 है, ये दूसरे कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है C2 की तरह, जिसका कैपेसिटेंस है, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 है, और ये तीसरे कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C3। सबका कैपेसिटेंस हम लोग ने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पहले हम क्या करें? इन सबको ऐड करके इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें इनका, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा इन सबका? C इक्विवेलेंट कितना होगा? C1 + C2 + C3। ठीक है, C1 C2 C3 देखो सब आइडेंटिकल हैं। क्या क्या बदला है? केवल K1 K2 और K3 सिर्फ ये चीज़ बदली हुई है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लें 2/3। ठीक है, कॉमन क्या क्या निकल रहा है इन सबसे? निकल रहा है A∈0। ठीक है, D। ये कॉमन निकल रहा है सबसे। और क्या अलग अलग है? K1 + K2 + K3। ठीक है, तो इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये मिल गया हमको। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, किसका? इन तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको मिल गया। अब जैसे ही हमने इन तीनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है, जैसे ही हमने इन तीनों को सॉल्व कर लिया, तो इन तीनों को हटा दो और एक कैपेसिटर इसको नाम देते हैं, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C इक्विवेलेंट। और ये तो है ही हमारे पास C4, यानी C4 के कैपेसिटेंस का कैपेसिटर। अब देखिए इन सबको हटा करके हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा, अगेन फिर से स्टार्ट करें, जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा Q, वो यहाँ पर आएगा, उसे कहाँ आना है? पैरेलल प्लेट्स के अपोजिट प्लेट से बाहर निकल रहा है। अब जैसे चार्ज यहाँ पर आएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पहले यहाँ से पास होगा, देन आफ्टर वो यहाँ से पास होगा, और उसके बाद ही दूसरे प्लेट से बाहर निकल पाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में सेम है, और इन दोनों के क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स अलग अलग हैं, तो ये दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। और क्योंकि इन दोनों पर चार्ज सेम पास हो रहा है, दोनों पर सेम चार्ज अक्रॉस फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे होंगे? सीरीज़ में होंगे। तो अब हम इनको सीरीज़ के कॉम्बिनेशन की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज़ के कॉम्बिनेशन की तरह सॉल्व करते हैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको।
ठीक है, चलिए इन दोनों को पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। किसको किसको सॉल्व कर रहे हैं? इस वाले पार्ट को जो हम लोग ने ये निकाल रखा है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को जो हम लोग ने यहाँ निकाल रखा है, ठीक है, K4 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कैसे निकालते हैं? जब कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? रजिस्टर के पैरेलल का, ठीक है। तो चलिए 1/C इक्विवेलेंट, या C इक्विवेलेंट तो यूज़ कर चुके हैं, C नेट ले लेते हैं, ठीक है। C नेट 1/C नेट इज इक्वल टू 1/, ये क्या है? C इक्विवेलेंट प्लस ये कितना है? 1/C4, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना ले लेते हैं? C4 ले लेते हैं। और क्योंकि सिर्फ दो ही कैपेसिटर है तो फॉर्मूला ऐसे यूज़ कर लो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज C इक्विवेलेंट इंटू C4 अपॉन दोनों का सम, दैट इज C इक्विवेलेंट प्लस C4, ठीक है। ये अभी बताया था कि जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल सीरीज़ में हों और सिर्फ दो ही हों तो इस तरह हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ गया? देखिए C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास? C नेट कितना आ गया ना, इक्विवेलेंट तो यूज़ कर चुके हैं। तो C नेट CQ इक्विवेलेंट कितना है? ये है 2/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, साथ में है K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं इसको हटा दूँ, है ना, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे करते हैं इस चीज़ को, ये तो खैर याद कर लीजिएगा, ये पूरी चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर करते उसी चीज़ को यहाँ करते, ठीक है। तो C नेट कितना आ रहा है? C नेट आ रहा है हमारे पास 2/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, साथ में आ रहा है K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू रखी हम लोग ने? केवल अभी इस C इक्विवेलेंट की, ठीक है। अब C4 की वैल्यू कितनी रखनी है हमको रखनी है इंटू K4A, ठीक है। इसका एरिया कितना है? C4 मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। C4 कितना होगा? देखो एरिया तो इसका A ही है तो A लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस केवल D/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे D/2, ठीक है। और यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K4। तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K4 अपॉन D, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, K4A एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन D, ठीक है। नीचे क्या करेंगे? इनका सम कर देंगे। नीचे सम करना है तो 2/3 A एप्सिलॉन नॉट D ब्रैकेट में है K1 प्लस K2 प्लस K3, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस K4A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/T। तो अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये होगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D, और यहाँ पर कितना है? ये है K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? ये है मल्टीप्लाइड में 2K4A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए क्या हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए 2A एप्सिलॉन नॉट D, 2A एप्सिलॉन नॉट D, ये कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है? अंदर यहाँ पर बच रहा है K1 प्लस K2 प्लस K3, और नीचे क्या बच रहा है डिनोमिनेटर में? इसका 3, और यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है 2K4, सॉरी 2 ले चुके हैं ना, 2 ले चुके हैं तो K4 बच रहा है, K4 यहाँ बच गया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देखिए ये जो कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D एप्सिलॉन बाई 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 3 यहाँ पर चला आएगा, तो C नेट कितना आ गया हमारे पास? C नेट आ गया हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, ये है हमारे पास K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, और साथ में है ये डिनोमिनेटर में 3, साथ में है हमारे पास 2K4A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और नीचे कितना आ रहा है हमारे पास? नीचे आ रहा है K4 प्लस ब्रैकेट में आ रहा है K1 प्लस K2 प्लस K3/3, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास C नेट। अब हम क्या कर रहे हैं? हम जो हमारे पास इनिशियल कॉम्बिनेशन था डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मीडियम्स का, उनको हटा करके
एक सिंगल मीडियम रख रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, क्योंकि अब ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो ये कितने एरिया में है, ए एरिया में, और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अब पूरी ली जाएगी, कितनी होगी D। अब अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, जिसके बीच में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम रखा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना आता है, यह आता है A∈0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K अपॉन D, ये आ जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब क्योंकि हमने मीडियम्स को रिप्लेस कर दिया है इस एक सिंगल मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, तो मीडियम तो बदल गए हैं बट कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो सी नेट हमने यहाँ निकाला है, दैट सी नेट इज़ इक्वल टू सी नेट और सी आपस में बराबर होंगे, और बस ये लास्ट है हमारा कैलकुलेशन, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिज़ायर्ड फॉर्म हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं अपनी इक्वेशन, सी नेट इज़ इक्वल टू सी नेट इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, सी नेट कितना है हमारे पास, सी नेट यहाँ से आया है 2K4A∈0 अपॉन D, साथ में हमारे पास K1 प्लस K2 प्लस K3/3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास K4 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3/3। ठीक है, और यहाँ पर C की वैल्यू रख देंगे, कितनी है, K∈0 अपॉन D। ठीक है, देखते हैं लेफ्ट और राइट में क्या कॉमन है। तो देखिए A∈0/D कॉमन है, तो A∈0 कॉमन है, कैंसिल आउट कर दिया। तो K किसके बराबर आ गया, देखिए K किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2K4 और क्या है K1 प्लस K2 प्लस K3/3, और डिनोमिनेटर में कितना है K4 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3/3। ठीक है, ओके, अब इसको रिवर्स कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/K इज इक्वल टू, ये K4 ऊपर होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर होगा K1 प्लस K2 प्लस K3, और नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लिकेशन में है 2K4 और साथ में है K1 प्लस K2 प्लस K3/3। ठीक है, नीचे क्यों किया है, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे थे इस क्वेश्चन में, वो 4 ऑप्शंस वो अपॉन में ही आ रहा था कि इस वजह से हमने इसको अपॉन में कर दिया। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं लेफ्ट वाले को, और जो डिज़ायर्ड फॉर्म है गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो हम लोग फाइंड आउट इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2/K, जो हो जाएगा 2/K इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2/K इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, एडिशन है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप इस रेशियो को अलग अलग कर देना तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1/K4, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3/K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, और ये उन चारों गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू K1, K2, K3 और K4 के टर्म्स में निकाल ली। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।